रुक करते हैं हमारे खास शो का। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर में गर्भगृह में विराजने की तिथि का ऐलान हो चुका है। मोदी का प्रण और योगी का संकल्प 2024 में मकर संक्रांति के दिन पूरा होगा। लेकिन एक और राम मंदिर है जिसके भव्य निर्माण का ऐलान किया गया है। ये राम मंदिर है कर्नाटक में। राज्य की बोम्बई सरकार ने रामदेवरा बेटा में अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर एक प्राचीन राम मंदिर को भव्य मंदिर में तब्दील करने की तैयारी कर ली है। सबसे खास बात यह है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को मंदिर के शिला पूजन के लिए आमंत्रित किया जाएगा। तो क्या दक्षिण के द्वार में बीजेपी भगवा और हिंदुत्व के सिद्ध मंत्र से प्रवेश करने वाली है? रिपोर्ट देखिए। आस्था का अपमान कांग्रेस करती थी, उसका सम्मान में बदलने का कार्य मोदी जी ने किया है। हर बीमारी, हर मर्ज का उपचार हम लोगों के पास है। पूरब सद गया, पश्चिम बन गया, उत्तर तो राम में है ही, अब दक्षिण दुर्ग भी सधने वाला है। विकास धर्म के उस मंत्र से जिसने अभी हाल ही में गुजरात के गढ़ को न सिर्फ अजेय बनाया बल्कि गुजरात अभेद्य नजर आया है। लेकिन अब बात आगे की है। बीजेपी के रणनीतिक धुरंधरों के सामने सवाल आगे के हैं कि 2023 के चुनावी अखाड़े में भगवा रंग विकास के ढंग से सधेंगे या दोनों की तगड़ी जुगलबंदी से। लेकिन एक बात तो तय दिख रही है कि 23 के चुनावी साल में योगी ब्रांड गवर्नेंस सबसे आगे रखी जाएगी। देश के दक्षिणी दुर्ग को फतह करने के लिए एक कार्ड चला जा चुका है कर्नाटक में भव्य राम मंदिर निर्माण का। रामदेवरा बेटा बनेगा कर्नाटक का अयोध्या। राम मंदिर का शिलान्यास यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। कर्नाटक की भाजपा सरकार ने डिसाइड किया है कि रामनगर में जो राम टेम्पल है उसको भव्य मंदिर बनाने का निश्चय लिया है। मेरे पीछे जो है आप देख सकते हैं वो राम मंदिर है जिसको कर्नाटक सरकार ने डिसीजन लिया है कि कर्नाटक का अयोध्या बनाने के लिए ये साउथ इंडिया का सबसे भव्य मंदिर बनने जाने वाला है। कर्नाटक सरकार ने 19 एकड़ जमीन जो है इस राम मंदिर को दिया है और कल ही कुछ ही दिन पहले यहाँ पर सर्वे भी किया गया कि इस मंदिर को भव्य मंदिर बनाने की जो जरूरत है उसकर वो प्रोवाइड किया जाएगा। और इसके डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर रामनगर के अश्वत्थ नारायण ने कहा है कि जैसे अयोध्या में राम मंदिर बना है उसी तरह से साउथ इंडिया में सबसे बड़ा भव्य राम मंदिर ये बनेगा। सनातन हिंदुओं की मान्यता यह है कि रामदेवरा बेटा को सुग्रीव ने त्रेता युग में बसाया था। उन्हीं ने भगवान राम का पहला विग्रह यहाँ स्थापित किया था। माना यह जाता है कि दुनिया में बनी भगवान राम की पहली मूर्ति रामदेवरा बेट्टा में ही है। भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए पहुंचते हैं। जंगलों के बीच राम मंदिर बना हुआ है। श्रद्धालु करीब 400 सीढ़ियां चढ़कर मंदिर तक पहुंचते हैं। अब इसके भव्य विस्तार के लिए 19 एकड़ जमीन दी गई है। बहुत साल से ऐसा ही पड़ा ये मंदिर। ये तो बहुत विशेष मंदिर है। ये तो राम का मंदिर देखा है मूर्ति, वो राम का प्रतिष्ठापित हुआ पहला विग्रह है। पहला पूजित हुआ राम का इधर ही है, हिंदुस्तान में और पूरी जगह में, पूरा जगह में यही पहला पूजा हुआ था। ये मूर्ति जो है उसमें एक ही स्टोन में पूरा राम का पट्टाभिषेक का चित्रण है। यूपी से इधर भी इम्प्रूव कर दे तो अच्छा लगता है। एंड अगर भक्त लोगों को ज्यादा आता है इधर एंड नेम वगैरह फेमस आता है। इसी राम मंदिर के शिलान्यास के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं। तारीख अभी तय नहीं, लेकिन ये तय है कि अयोध्या के बाद कर्नाटक की अयोध्या से निकला संदेश दूर तक जाएगा। क्योंकि योगी ब्रांड आज के दौर में सियासत का वो ब्रांड है जो मोदी के विकास विजन, स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस के साथ ही गाढ़े हिंदुत्व और गहरे राष्ट्रवाद का सबसे असरदार ब्रांड है। अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर निर्माण की हर पल की अपडेट लेने वाले योगी अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के गर्भगृह का शिलान्यास भी कर चुके हैं। अब बारी है
कर्नाटक में भव्य राम मंदिर की। लेकिन राम काज में बाधा पहुंचाने वाले सियासी दलों पर भी योगी भरपूर बरसते रहे हैं कि राम काजो कीन्हे बिनो मोई कहां विश्राम। और मैं आप सबसे यही अपील करूंगा मित्रों, इस देश के अंदर अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण में सबसे बड़ी बाधा कोई है तो कांग्रेस है। योगी आदित्यनाथ एक बार फिर राम काज के हेतु बनेंगे। कर्नाटक में बीजेपी दरअसल विकास और हिंदुत्व दोनों की धार से विपक्ष पर वार करने की तैयारी कर चुकी है, क्योंकि विकास के मुद्दे से लेकर धर्म और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद तक के मुद्दे पर योगी अपने एग्रेशन के साथ असरदार साबित हुए हैं। योगी ब्रांड गवर्नेंस का सबसे ताजा उदाहरण है गुजरात का समर, जिसमें ताबड़तोड़ रैलियों के जरिए विकास, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की लकीर पर योगी की स्ट्राइक रेट बेहतरीन रह चुकी है। यहां योगी की स्ट्राइक रेट 72% की रही थी। मतलब योगी ने गुजरात के जिन 25 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार किया, उसमें से बीजेपी 18 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही। यहां तक कि 2017 में कांग्रेस के हाथों से हारी 5 सीटों पर भी बीजेपी ने जीत का परचम लहराया, और इसके पीछे वजह रहे सीएम योगी। आज गुजरात में कर्फ्यू समाप्त, दंगे समाप्त, आतंकवाद समाप्त, नक्सलवाद समाप्त। नहीं तो क्या होता था, रोज एक दंगा होता था, आतंकी घटना होती थी। इसमें शक नहीं कि योगी मोदी के विजन को जमीन पर हूबहू उतारने में बेहद कामयाब रहे हैं। इसके साथ खुद योगी के गवर्नेंस मॉडल ने देश के भीतर एक बड़ी आबादी पर असर डाला है। यही वजह है कि यूपी विधानसभा चुनाव में मोदी योगी की आक्रामक लेकिन संतुलित जोड़ी जबरदस्त लहर बनाने में कामयाब रही थी। आज पूरे यूपी की जनता कह रही है, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। यूपी प्लस योगी बहुत है, यूपी प्लस योगी। मोदी और योगी ने विपक्ष को मिलकर परिवारवाद, भ्रष्टाचार, माफिया, तुष्टीकरण और जातिवाद के चक्रव्यूह में घेरा था। 2023 के दक्षिण के महासमर में जीत की लकीर से अगर पीएम मोदी 24 की तस्वीर को और गाढ़ा करना चाहते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं कि योगी एक असरदार किरदार साबित हो सकते हैं। योगी गवर्नेंस का यूपी मॉडल कहीं ज्यादा असरदार साबित हो सकता है। 2023 में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिनमें कर्नाटक, तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे बड़े राज्य भी शामिल हैं। दक्षिण दुर्ग को भेदने में बीजेपी के लिए 2 मोर्चे बेहद अहम हैं। एक हैदराबाद, दूसरा कर्नाटक। हैदराबाद में लगातार बीजेपी साउथ विजय के ब्लूप्रिंट पर काम कर रही है। 2 साल पहले ग्रेटर हैदराबाद निगम चुनाव में सीएम योगी ने बम्पर सभाएं की थी। साउथ में भाग्यनगर से बीजेपी के भाग्य का दरवाजा खुल सकता है। भाग्यनगर का कौन ऐसा भाग्यशाली होगा, कौन ऐसा हैदराबादी होगा जो सरदार पटेल। योगी ने अपने विकास मॉडल, कानून व्यवस्था, माफियाओं पर एक्शन, महिला सुरक्षा के कदमों के साथ ही दंगा मुक्त राज्य बनाने की दिशा में असरदार साबित हुए हैं। पहले यहाँ क्या कहते थे, पहले यहाँ क्या कहते थे, यहाँ लोग कहते थे दिया बरे तो घर लौटाओ, दिया बरे तो घर लौटाओ, क्योंकि सूरज डूबता था तो कट्टा लहराने वाले सड़कों पर आ धमकते थे।
ये कट्टा गया कि नहीं गया? ये कट्टा जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था? योगी की लीडरशिप में अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। 70% काम पूरा हो चुका है, तो वहीं कर्नाटक के रामदेवरा बेट्टा के राम मंदिर को भव्य रूप देने की तैयारी है, जिसके निमित्त योगी बनेंगे। लेकिन कर्नाटक में राम मंदिर निर्माण के शिलान्यास के लिए राज्य सरकार की तरफ से योगी को निमंत्रण विपक्ष को खटक रहा है। काफी इम्पोर्टेंट ये मंदिर है और सरकार इसको अभी काफी दर्जा देना जा रही है साउथ इंडिया का सबसे बड़ा राम मंदिर बनाने में। लेकिन यहाँ के जो स्थायी जो एमएलए हैं और यहाँ की जो पार्टी जो इस पर रूल करती है वो जनता दल सेक्युलर है, उन्होंने इसका विरोध किया है। कहा है कि मंदिर की देखरेख इससे पहले भी वही कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि मंदिर के अगर चाहिए तो वो खुद मंदिर इसको भव्य मंदिर बनाएंगे और यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को बुलाने की जरूरत नहीं है। सरकार जो है चुनाव ही के चलते हुए ये मंदिर का फिर नाटक कर रही है भाजपा सरकार। जैसे कुमारस्वामी ने कहा है सीधे सरकार पे दागते हुए कि क्योंकि सरकार चुनाव आ रहे हैं, फिर वो दोबारा चुनावी राम टेम्पल के मंदिर पॉलिटिक्स पे फिर वो दोबारा उतर गई है। एक और अयोध्या के अंदर राम मंदिर बनाने वाली पार्टी और उसके नेता नरेंद्र मोदी, जो अयोध्या के साथ साथ काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, केदारनाथ और बद्रीनाथ का भी पुनरुद्धार करते हैं और दूसरी ओर टीपू सुल्तान को हीरो बनाकर चलने वाले लोग हैं। दरअसल विपक्ष बखूबी जानता है कि योगी अगर कर्नाटक आए तो वो अपने साथ विकास धर्म की वो राजनीतिक धुरी लेकर पहुंचेंगे जिससे विपक्ष का वोट बैंक खिसक सकता है। और अगर योगी ने गुजरात वाला स्ट्राइक रेट ही दोहराया तो एंटी इनकम्बेंसी प्रो इनकम्बेंसी में तब्दील हो सकती है और ये चोट विपक्ष को 2024 तक के लोकसभा चुनावों तक पीड़ा दे सकती है। कर्नाटक में 224 विधानसभा सीटें हैं, जबकि 28 लोकसभा सीटें हैं। 15 सीट एसटी के लिए आरक्षित है। इनके गले में फिर वही तख्ती लटकती भी दिखाई देगी और फिर एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। योगी का यही गवर्नेंस मॉडल गुजरात में असरदार साबित हुआ। कई राज्यों ने कानून व्यवस्था को लेकर योगी के बुलडोजर मॉडल वाले सूत्र को पकड़ा। इसके साथ ही राजधर्म का मॉडल है काशी और अयोध्या का मॉडल। काशी मॉडल सिर्फ यूपी का मॉडल नहीं है, बल्कि काशी दक्षिण भारत की सांस्कृतिक विरासत को जोड़ने का एक बड़ा सेतु है। भगवा रंग अगर आज के दौर में उत्तर प्रदेश में विकास और धर्म के संतुलित गवर्नेंस का प्रतीक बना है, तो कर्नाटक के राम मंदिर में उसी प्रतीक रंग को 2023 के चुनावी रण में सिद्ध करने की कोशिश बीजेपी कर रही है योगी के जरिए। योगी का अपना नरेशन है, लेकिन सूत्र वही है जो पीएम मोदी ने दिया है, सबका साथ सबका विकास। योगी ब्रांड गवर्नेंस मॉडल धर्म, विकास और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के त्रिसूत्रीय मंत्र के साथ सिद्ध हो रहा है। बीजेपी को उम्मीद है कि दक्षिण के दुर्ग को फतह करने में ये मॉडल अचूक साबित हो सकता है। बेंगलुरु से इमरान खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। नए साल के आगाज के साथ ही 2024 के लिए सियासी रण की बिसात बिछनी भी शुरू हो गई। पूरा का पूरा विपक्ष प्रधानमंत्री के खिलाफ जमकर लड़ने की हुंकार भर रहा है। राहुल गांधी भी खुद इसकी पैरोकारी कर रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी के खिलाफ विपक्ष का चेहरा कौन होगा, इस पर विपक्ष मौन साधे है। बड़ा पेच यह है कि कई पार्टियों को कांग्रेस की अगुवाई बिल्कुल कबूल नहीं। हालांकि विपक्ष इस फॉर्मूले पर आगे बढ़ रहा है कि इस साल 9 राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद पीएम पद का चेहरा फाइनल किया जाएगा। ऐसे में साल 2023 के 365 दिनों में
विपक्ष के सामने 272 का जादुई आंकड़ा हासिल करने का टारगेट है। मोदी वर्सेस 272 की इस लड़ाई को विपक्ष जीत पाएगा या फिर विपक्षी किला चुनाव से पहले ही ध्वस्त हो जाएगा, इस रिपोर्ट में देखिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी हम सबके बीच विराजमान हैं। देश की जनता का भरोसा सिर्फ और सिर्फ भाजपा पर है। अब उनको हराने के लिए एक विचारधारा की जरूरत होगी। सेंट्रल आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर की जरूरत है, वो कांग्रेस पार्टी ही दे सकती है और वो हमारा रोल है। एक और अयोध्या के अंदर राम मंदिर बनाने वाली पार्टी और उसके नेता नरेंद्र मोदी, दूसरी ओर टीपू सुल्तान को हीरो बनाकर चलने वाले लोग हैं। 2023 की शुरुआत से ही हर किसी की जुबान पर 2024 छा गया है। 2023 को लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल कहा जा रहा। विपक्षी इसे प्रधानमंत्री मोदी की अग्नि परीक्षा का साल बता रहे हैं, जबकि 2022 में मोदी ने साबित कर दिया कि 2024 उनका होगा और 2023 विपक्षी पार्टियों की अग्नि परीक्षा का साल है। 2022 में बीजेपी ने 5 राज्यों यूपी, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और गुजरात के चुनाव जीते। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि यहां पीएम नरेंद्र मोदी का 2023 के 365 दिनों में विपक्ष के धुरंधरों को साबित करना है कि मोदी के खिलाफ उनका चेहरा कौन होगा। 2024 में मोदी वर्सेस कौन होगा, किसके चेहरे पर वो मोदी के खिलाफ 2024 के लोकसभा चुनाव की लड़ाई लड़ेंगे। 2024 के चुनाव के लिए विपक्ष अभी तक किसी चेहरे पर एकमत नहीं हो सका, लेकिन एक लाइन पर सभी सहमत है कि मोदी से मिलकर लड़ना है। अब ये टैक्टिकल पॉलिटिकल फाइट नहीं रही, मतलब कि उसमें एक ग्रुप वहां आ जाए और एक ग्रुप मिलके बीजेपी को हरा दे। अब वो गाड़ी गई। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जो है, अब वो एक विचारधारा के हाथ में है। ठीक है? और अब वो हिंदुस्तान की पॉलिटिकल स्पेस को पूरी तरह से डोमिनेट कर रहे हैं। अब उनको हराने के लिए एक विचारधारा की जरूरत होगी। नीतीश कुमार से लेकर ममता बनर्जी और केसीआर विपक्षी एकता की कवायद में लगातार जुटे हैं। अब तो राहुल भी खुलकर इसकी हिमायत कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष के चेहरे के लिए सबकी पसंद कौन, इस पर ये नेता मौन भी धारण कर ले रहे हैं। हालांकि मोदी के खिलाफ मोर्चा बनाने में जुटे विपक्षी नेता इस फॉर्मूले पर आगे बढ़े हैं कि नेता पद का सवाल 2023 में होने वाले राज्यों के चुनावी नतीजों तक के लिए छोड़ दिया जाए। 2023 में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ये 9 राज्य हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तेलंगाना, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय। इनमें से 5 राज्यों में बीजेपी, जबकि 2 राज्यों में कांग्रेस की सत्ता काबिज है। फिलहाल 2024 के चुनावी रण से पहले 2023 वो आखिरी दरवाजा है जिसमें 9 ताले लगे हैं। अब देखना होगा कि कौन सी पार्टी कितने ताले खोल पाती है। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा की सफलता की पैमाइश इन राज्यों में कांग्रेस के प्रदर्शन के जरिए भी होगी। वहीं इन राज्यों के इलेक्शन का रिपोर्ट कार्ड बताएगा कि राहुल मोदी के खिलाफ विपक्ष के नेता होंगे या नहीं। अगर राहुल नहीं होंगे तो लोकसभा चुनाव में 272 सीटें जीतने का टास्क विपक्ष के किस नेता को मिलेगा। विपक्ष के सामने ये भी बड़ा सियासी सवाल है। देश की मौजूदा सियासी तस्वीर को देखें तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पीएम उम्मीदवार के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की अगुवाई दूसरी विपक्षी पार्टियां कबूल करेंगी, इसकी संभावना फिलहाल नजर नहीं आती। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश में पीएम मटेरियल देखा जा रहा है, यानी भविष्य में वो भी इस कुर्सी के दावेदार हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मोदी के खिलाफ खेला होबे का नारा दे चुकी हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार को भी गठबंधन सरकार की स्थिति में अपने लिए उम्मीद नजर आती है। बीजेपी विरोधी कई छत्रप भी ऐसी ही सोच रखते हैं, उनमें एक नाम अरविंद केजरीवाल का भी है। वहीं कांग्रेस से दूरी बनाकर अखिलेश यादव
अब अपने पत्ते चल रहे हैं। तेलंगाना के सीएम केसीआर भी बड़ी जीत हासिल करके खुद को राष्ट्रीय नेता के तौर पर स्थापित करना चाहते हैं। वो राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी भी लॉन्च कर चुके हैं। बीजेपी के मुकाबले विरोधी पार्टियों के इन छत्रपों के सांसदों की संख्या की बात करें, लोकसभा में बीजेपी यानी मोदी के 303 सांसद हैं, कांग्रेस के 53 सांसद ही हैं। लोकसभा में जेडीयू के 16 सांसद हैं। हालांकि 2019 में वो बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ी थी। लोकसभा में टीएमसी का संख्या बल 23 है, जबकि शरद पवार के एनसीपी के 5 सांसद हैं। वहीं अखिलेश की समाजवादी पार्टी के 3 सांसद हैं, जबकि केसीआर की पार्टी टीआरएस के 9 सांसद हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी का कोई सांसद लोकसभा में नहीं है। लेकिन गुजरात में मिले वोट से आम आदमी पार्टी की महत्वाकांक्षा बढ़ गई है। ऐसे में आप कांग्रेस के साथ लोकसभा चुनाव में एक मंच पर आएगी या नहीं, इस पर संशय है। केजरीवाल इसके संकेत भी दे रहे हैं। 7 दिन के विपासना ध्यान के बाद आज बाहर निकला हूं। ध्यान ने मुझे हमेशा आत्मिक बल और मानसिक शांति प्रदान की है। इस बार भी अधिक ऊर्जा के साथ देश की सेवा का संकल्प लेकर लौटा हूं। अब एक बार फिर राहुल गांधी पर आते हैं, जो एक और विपक्ष को एकजुट कर मोदी वर्सेस 272 की सियासी लड़ाई को फतह करने का विपक्ष को सपना दिखा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ क्षेत्रीय दलों को क्षेत्र विशेष तक सीमित बता रहे हैं। उन पर कांग्रेस की सुप्रीमेसी थोपते दिख रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस एक हो ही नहीं सकते, क्योंकि अगर बीजेपी और कांग्रेस एक होते तो नरेंद्र मोदी कांग्रेस मुक्त भारत की तो बात कभी नहीं कर सकते। मतलब हो ही नहीं सकता कि अगर बीजेपी के नेता कह रहे हैं कांग्रेस मुक्त करो, इसका मतलब वो कह रहे हैं कि बीजेपी को भी मुक्त कर, बीजेपी इसको भी मिटा दो। वो तो नहीं कह रहे हैं। तो ये तो पूरा देश जानता है कि कांग्रेस और बीजेपी आइडियोलॉजिकली बिल्कुल अपोज्ड हैं और ये पुरानी लड़ाई है, पुरानी विचारधारा की लड़ाई है। बट अखिलेश जी की भी जगह है और उनको ये ऑप्शन, मतलब बोलने का ऑप्शन मिलना चाहिए, और उनका पर्सपेक्टिव है वो उनके लिए ठीक है। हमारा पर्सपेक्टिव है कि हमारी लड़ाई बीजेपी के साथ है, विचारधारा की लड़ाई है, पुरानी लड़ाई है और इसको हम जीतेंगे। अगर आप समाजवादी पार्टी को देखें तो उनके पास एक नेशनल विचारधारा नहीं है। वो यूपी में जरूर उनकी पोजीशनिंग है और उसको उन्हें डिफेंड करना है, शायद उसलिए ना आए, बट नेशनल विचारधारा नहीं है। समाजवादी पार्टी का आइडिया केरला में नहीं चलेगा, कर्नाटक में नहीं चलेगा, बिहार में नहीं चलेगा। ठीक है, तो एक सेंट्रल आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर की जरूरत है, वो कांग्रेस पार्टी ही दे सकती है। राहुल के इस बयान से भी विपक्ष में दरार पैदा हो सकती है। फिलहाल कांग्रेस की अगुवाई कबूल नहीं करने के पीछे एक वजह यह भी है कि अभी क्षेत्रीय दलों के नेगोशिएशन पावर कम हो जाएगी और जब 9 राज्यों के चुनावी नतीजे आएंगे और लोकसभा चुनाव सर पर होगा, तब सीटों को लेकर वो कांग्रेस से बेहतर तरीके से मोलभाव कर सकेंगे। इसलिए जब अखिलेश जैसे नेता बीजेपी और कांग्रेस को एक जैसा बता रहे हैं, तब राहुल उनसे अपना एक सियासी रिश्ता जोड़ते दिख रहे हैं। उनके यात्रा से है, हमें कोई इनविटेशन नहीं मिला। हमारी पार्टी का सिद्धांत अलग है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक हैं। अखिलेश जी हैं, मायावती जी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मोहब्बत का हिंदुस्तान चाहते हैं, मैं जानता हूं, नफरत का हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं। तो रिश्ता तो है उनके साथ, आइडियोलॉजिकल रिश्ता और भारत जोड़ने का और नफरत को मिटाने का रिश्ता है। विपक्षी पार्टियों को कांग्रेस, खासकर राहुल गांधी क्यों कबूल नहीं है? इसकी दूसरी बड़ी वजह है विपक्ष को राहुल पर एतबार नहीं है। इसीलिए वो सोच रहे हैं कि विपक्षी एकता और मोदी को हटाने के नाम पर अपने आधार वोट बैंक में कांग्रेस को हिस्सेदारी क्यों दें? वो किस भरोसे राहुल के नेतृत्व में किसी करिश्मे की उम्मीद करें? क्योंकि राहुल तो 2014 से मोदी के खिलाफ मैदान में है। मोदी को सत्ता से दूर रखने की बात तो दूर, वो कांग्रेस पार्टी को औपचारिक विपक्ष के दर्जे लायक सीटें भी नहीं दिला सके। – 2023 के आगाज के साथ 2024 की सियासी जंग और तीखी होने लगी है। विपक्षी दल 2024 में हसीन ख्वाब देख रहे हैं।
पीएम मोदी को सत्ता से हटाने का। लेकिन टुकड़ों में बटा विपक्ष अब तक ये नहीं तय कर पाया है कि उनका चेहरा कौन होगा। इन चेहरों में एक चेहरा बंगाल की शेरनी कही जाने वाली ममता दीदी का है। ईडी और सीबीआई के हंटर के बाद सुस्त पड़ी ममता एक बार फिर अंगड़ाई ले रही हैं। 2 दिन पहले ममता दीदी ने जय श्री राम के नारे लगाने पर फिर पुराना तेवर दिखाया। इस तेवर के पीछे एक संदेश है कि विपक्ष में वही ऐसी नेता हैं जो 2024 में पीएम मोदी को टक्कर दे सकती हैं। नरेंद्र मोदीरा बेशी दिन थकले देशटाकेও बिक्री कर देबे। 30 दिसंबर को बंगाल को पहली वंदे भारत ट्रेन का तोहफा मिला। पीएम नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाकर दीदी का मूड बिगाड़ दिया। ममता ने मंच पर बैठने से इनकार कर दिया। अपने एक कदम से दीदी ने एक तीर से 2 निशाने साधे। मुस्लिम वोटर को भी अपना सियासी मतलब समझा दिया और विपक्ष को बता दिया कि एंटी मोदी गैंग का नेतृत्व करने का दावा उन्होंने छोड़ा नहीं है। लेकिन बंगाल के बाहर दीदी का दावा कमजोर पड़ जाता है। बंगाल के बाहर उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस की पैन इंडिया कोई खास पहचान नहीं है। लेकिन बंगाल एक बड़ा राज्य है, लिहाजा एंटी मोदी गैंग में दीदी की अहमियत बहुत ज्यादा है। बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। 2019 में बंगाल में कमल ने कमाल का प्रदर्शन किया था। दीदी के गढ़ में 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 18 सीटें जीती थी। टीएमसी को 22 सीटें मिली थी। सीपीएस का सफाया हो गया था। कांग्रेस सिर्फ 2 सीट पर सिमट गई थी, जबकि 2014 में टीएमसी ने 34 सीटें जीती थी और बीजेपी को महज 2 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। सीपीएम को 2 और कांग्रेस को 4 सीटें मिली थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बात दीदी की टेंशन बढ़ाने वाली है। 2014 में बीजेपी को 17% वोट मिले थे, जबकि 2019 में बीजेपी को 40.6% वोट मिले। 5 साल में बीजेपी को 23.5% वोटों का फायदा हुआ। मतलब साफ है कि जब मुद्दा देश का प्रधानमंत्री चुनने का होता है तो बंगाल का वोटर अलग फैसला करता है और विधानसभा चुनाव में अलग। अगर 2024 में बंगाल फिर भगवा रंग में रंगा दिखा तो कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। मैं जब ये बोल रहा हूं ना दीदी ओ दीदी, उससे भी उनको गुस्सा आया। बताओ, ये गुस्सा करने वाली एक चीज है क्या? मुझे बताइए, ये गुस्सा करने वाली बात है क्या? 2022 में बिहार की सत्ता बदली और इसी के साथ तमाम सियासी और सामाजिक समीकरण भी बदलने लगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तेवर भी बदलने लगे। आमतौर पर शांत रहने वाले नीतीश कुमार अचानक एंग्री यंग मैन के रोल में दिखने लगे। अगर यकीन नहीं होता तो छपरा शराब कांड की बात की ये तस्वीरें देख लीजिए, कैसे सुशासन बाबू बिहार विधानसभा में लाल पीले हो रहे हैं। सत्ता के गलियारों में चर्चा है कि नीतीश बाबू 2024 के सियासी सर्कस में खुद को चैंपियन साबित करने के लिए अपनी मंद मंद मुस्कान वाली मासूमियत छोड़कर आक्रामक नेता की छवि बना रहे हैं। वो पहले ही 2025 के लिए तेजस्वी को बिहार का सीएम फेस बताकर संदेश दे चुके हैं कि अब वो दिल्ली की राजनीति करना चाहते हैं। अब तो हमारा एगो बात मानिए, आप लोग तो इतना कर ही लिए हैं कि इतना तो हम लोग कर ही रहे, और जो बाकी भी कुछ भी होगा आपको आगे भी तो तेजस्वी जी पूरा काम को करते रहेंगे और करवाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए वो जंगल राज वाली पुरानी बातों को गठरी में बांधकर गंगा में बहा चुके हैं और अब लालू के खानदान और उनकी पार्टी से उनका कोई बैर नहीं है। लालू की लालटेन उठाने के बाद बिहार में नीतीश का ग्राफ तेजी से गिरा है, जबकि तेजस्वी पर आरजेडी समर्थकों का भरोसा बरकरार है। इसकी तस्दीक उपचुनावों के नतीजों से होती है। 5 दिसंबर को कुर्नी उपचुनाव में नीतीश को जोर का झटका लगा। जेडीयू के मनोज कुमार सिंह को बीजेपी के केदार प्रसाद गुप्ता ने हरा दिया। नीतीश की साख और महागठबंधन की धार 2 उपचुनावों में कहीं नहीं दिखाई दी। गोपालगंज सीट का उपचुनाव भी बीजेपी ने जीता। मोकामा में भी बीजेपी ने महागठबंधन को मात दी। साफ है, बिहार की जनता नीतीश और तेजस्वी की जोड़ी को कबूल नहीं कर पा रही। लेकिन नीतीश राष्ट्रीय नेता बनने की जिद में लगातार मोदी विरोधी बयान दे रहे हैं। प्रधान सेवक को राष्ट्रपिता बताने पर नीतीश को ऐसी मिर्ची लगी कि वो आपस से बाहर हो गए। वो पूछने लगे कि 9 साल में नरेंद्र मोदी ने क्या किया है। राष्ट्रपिता तो ये वो कौन बोली? सुने ना थे अखबार में जो छपा कि अब राष्ट्रपिता छोड़ दीजिए, नए पिता कोई राष्ट्र के हो जाए। आप जरा सोच लीजिए,
नए भारत के नए पिता क्या किए हैं भारत के लिए, कुछ काम किए हैं। पीएम मोदी के साथ नीतीश कुमार ने आरएसएस पर भी निशाना साधा। आजादी की लड़ाई हुई और क्या मतलब है, जिनको आजादी की लड़ाई से लेना देना नहीं था, जिनके संगठन का आरएसएस का कोई योगदान रहा हो। जबकि 2020 का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार उसी भगवा खेमे के साथ मिलकर लड़े थे जिसे वो आज पानी पी पी कर कोस रहे हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 74, जेडीयू को 43, आरजेडी को 75 और कांग्रेस को 19 सीटें मिली थी। नीतीश कुमार का दल 50 के नीचे सिमट गया था, फिर भी बीजेपी ने उनका मान रखा और नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से वो सीएम बने। लेकिन अब नीतीश कुमार मोदी हटाओ मिशन पर हैं। कांग्रेस और दूसरे दल उन्हें अब तक पीएम कैंडिडेट मानने को तैयार नहीं है, लेकिन नीतीश विपक्षी दलों को फॉर्मूला बताने में लगे हैं कि कैसे मोदी को 2024 में हरा सकते हैं। कहने रहा था कि थर्ड फ्रंट, तो हमने कहा थर्ड फ्रंट कहां है, अब अगला बार बनेगा वो मेन फ्रंट बनेगा। मेरा बतवा मानेंगे तो ये हार जाएंगे, मेरा बात लोग नहीं मानेंगे तो हम क्या करेंगे। हम